सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और आज मैं आप सभी को एक जंगल में घटी डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं। और ये घटना घटी थी मेरे बड़े भैया के साथ, जिनका नाम है अमनजोत, और मैं उन्हें प्यार से अमन भैया कहकर बुलाता हूँ। वो अभी कनाडा में रहते हैं और ये घटना उनके साथ कनाडा के जंगल में ही घटी थी। तो चलिए अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब मैं उस घटना के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम अमनजोत है और मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल रैपर और सिंगर हूँ, और इन सब चीज़ों के अलावा भी मेरे काफ़ी ज़्यादा शौक़ हैं। और उनमें से मेरा सबसे पसंदीदा शौक़ है वो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का। जब भी मुझे फ्री वक्त मिलता है, मैं कनाडा के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता हूँ। और मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं। इन सालों के दौरान मैंने काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी हैं और काफ़ी चीज़ों को महसूस किया है। लेकिन मुझे मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आज भी अच्छे से याद है। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके घटने के बाद मुझे ये बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये जितनी भी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक शाम मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे और हमें एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना था। मैं तुरंत अपनी माइक के पास गया और सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद हमारा जो सॉन्ग था वो अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद सारा काम ख़त्म करके मैं और मेरा दोस्त रिलैक्स करने लगे। रिलैक्स करते हुए मैंने अपने दोस्त से कहा, यार काफ़ी वक्त हो गया है, हम दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं गए हैं, क्या कहता है चलें? और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, हाँ चल सकते हैं, हमारे पास कुछ दिनों का फ्री टाइम है, हमने सॉन्ग रिकॉर्ड कर ही लिया है तो हम चल सकते हैं, बता कब चलना है? उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, ठीक है भाई, मैं जो हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के डिवाइसेस हैं उन्हें रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे कहाँ पर? उसकी चिंता तू मत कर, सबसे पहले तो हम इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पर कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी, और नहीं तो हमारे इतने ज़्यादा कैनेडियन दोस्त हैं उन सभी से पूछ लेंगे, उन्हें ज़रूर कोई जगह पता होगी। इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद हमें एक जंगल के बारे में पता चला जो हमारे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था, और वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना और डरावना था। जब हमने उस जंगल के बारे में पता लगाया तो उस जंगल की जो फोटोज़ थी वो हमारी आंखों के सामने आ गई, और उन फोटोज़ को देखकर मेरा जो मन था वो बस सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के सामान को पैक करके उस जंगल के पास जाने का कर रहा था। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, ये जंगल तो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है, और लोग देख इसके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसके अंदर कोई ईविल स्पिरिट है, क्या लगता है ऐसा सच में है? और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, ये सब तो वहाँ जाकर पता ही चलेगा मेरे दोस्त। मैं उस जंगल में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और मेरे से बस रुका नहीं जा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी सुबह हो उतनी जल्दी मैं सारा सामान रेडी करूं और शाम को मैं अपने दोस्त के साथ उस जंगल की तरफ निकल पड़ूं। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो समय आ गया। सुबह हुई और उसके बाद मैंने जो सारा सामान था मेरा, जैसे मैंने काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं किया था, उसे बाहर निकाला और उसे अच्छे से साफ़ किया, और शाम तक सारे सामान को रेडी कर लिया। और जब अंधेरा होने वाला था उस वक्त मैं और मेरा दोस्त उस जंगल के लिए रवाना हो गए। हमने अपनी कार को उस जंगल के बाहर रोक दिया, और जब हमने उस जंगल को देखा तब हमें समझ आ गया कि लोग उस जंगल के बारे में इतनी डरावनी बातें क्यों कह रहे थे। हम दोनों अपनी कार से उतरे, उस जंगल की तरफ देखने लगे, और मेरे दोस्त ने कहा, अब लग रहा है हमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का असली एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये बात सुनकर मैं हंसने लगा, और मैंने जितने भी डिवाइसेस थे उन्हें निकाल दिया, और सभी डिवाइसेस को लेकर मैं और मेरा दोस्त उस जंगल के अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही हम दोनों ने उस जंगल के अंदर एक कदम रखा,
वैसे ही जो हमारे पास जो गोस्ट सर्चिंग मशीन थी वो अचानक से आवाज़ करने लगी, और वो इतनी तेज़ आवाज़ कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बस फट जाएगी। आवाज़ करते करते वो जो मशीन थी वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि हमारे हाथ से छूटकर सीधा ज़मीन पर गिरी, और थोड़ी ही देर में उस मशीन में आग लग गई। और ये देखकर हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद हमने सोचा कि शायद हमारी जो ये मशीनें हैं वही ख़राब होंगी, इसलिए हमने दूसरे डिवाइसेस को निकाल लिया और उन डिवाइसेस को लेकर हम जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे उस जंगल का जो डरावनापन था वो बाहर आ रहा था। शाम के मुकाबले वो जंगल कई गुना ज़्यादा डरावना हो चुका था। वहाँ पर एक एक कदम रखना काफ़ी हिम्मत की बात हो चुकी थी। हम दोनों दोस्त उस जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार अमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जंगल इतना ज़्यादा डरावना है लेकिन अभी तक कोई भूत हमें दिखाई क्यों नहीं दिया। और उसके बाद मैंने कहा, दिखाई देगा, जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर हमें कुछ न कुछ ज़रूर नज़र आएगा। और तभी ऐसा ही हुआ। हमारा एक गोस्ट इंडिकेटर फिर से जलने लगा, उसकी जो लाइट थी वो ब्लिंक करने लगी, और मेरे कान के पास से एक ठंडी सी हवा होती हुई गई। और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है उसे किसी ने खोल दिया हो, और वो जो फ्रिज की हवा हो वो मेरे कानों से होते हुए गुजर गई हो। भाई, यहाँ कोई आसपास आत्मा है। अभी मेरे कान से एक हवा पास हुई और वो हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। और तभी अचानक से हम दोनों को ही न जाने क्यों ठंड सी लगने लगी। और मेरे दोस्त ने कहा, यार सिर्फ मुझे ही लग रहा है या तुझे भी ठंड लग रही है? और उसके बाद मैंने कहा, नहीं यार, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अभी तक तो मौसम ठीक था, एकदम गर्म, लेकिन अचानक से क्या हुआ? उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, भाई मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से चल लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ के जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। हमारे आसपास आत्मा है, इतना तो मुझे पक्का यकीन है। तभी मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई आत्मा यहाँ पर है? क्या कोई आत्मा हमसे कांटेक्ट करना चाहती है? क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, क्या कोई आत्मा मुझसे बात करना चाहती है? क्या कोई आत्मा मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है? और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो यकीन करने के लायक नहीं था। वहाँ पर एक बहुत विशालकाय पेड़ अपने आप ही हिलने लगा और उसके जो पत्ते थे वो अपने आप ही ज़मीन पर गिरने लगे, और वो जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तभी मैंने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, हम यहाँ पर तुमसे दुश्मनी मोल लेने नहीं आए हैं, समझो इस बात को। हम सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम हमसे बात करना चाहते हो? और तभी अचानक से वो जो पेड़ था वो हिलना बंद हो गया, और मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। मेरा जो दोस्त था वो एकदम बुत बनकर खड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान बची ही नहीं थी। और तभी अचानक से हमारे पास जितने भी गोस्ट डिटेक्टर्स थे वो सभी बजने लगे, और काफ़ी तेज़ी से बजने लगे। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे जो गोस्ट डिटेक्टर्स थे हमारे पास वो फटने लगे, और हम दोनों को काफ़ी चोट भी लगी। एक गोस्ट डिटेक्टर मेरे हाथ में भी था, और वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि मैंने उसे ऐन मौके पर फेंक दिया, लेकिन मेरा हाथ उससे थोड़ा बहुत तो जल गया था। और जैसे ही मैंने उस गोस्ट डिटेक्टर को ज़मीन पर फेंका वैसे ही उसमें आग लग गई, जैसे शुरुआत के टाइम में 2 गोस्ट डिटेक्टर्स पर लगी थी। मैं समझ गया था कि वहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें हमारा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई जितना हमें करना था हमने कर लिया, चल निकलते हैं यहाँ से। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने में ही भलाई है।
चल यहाँ से। और उसके बाद मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो बिल्कुल हिल तक नहीं रहा था। वो एकदम सुन्न सा पड़ गया था। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई तेरे को सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चल, अब चलने का वक्त हो गया है, चल, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझा? अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ये हम दोनों की जान ले ले, इसलिए चल यहाँ से। लेकिन मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस बुत बनकर खड़ा रहा। मैंने अपने दोस्त को होश में लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरा दोस्त सिर्फ बुत बनकर खड़ा था। और तभी अचानक से वो मुझे देखकर रोने लगा, और वो बहुत तेज तेज से रो रहा था। उसकी आवाज काफी भारी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा दोस्त है ही नहीं। उसके रोने की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। और तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, तुझे क्या हुआ है? तू ठीक तो है? तू ठीक तो है भाई? तुझे हो क्या गया है? और तभी अचानक से मेरे दोस्त ने मुझे धक्का दिया और वो एक बड़े से पेड़ के पास गया और वो अपना सर जोर जोर से उस पेड़ पर मारने लगा। और ये देखकर मेरी भी 1 मिनट के लिए हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं अपने दोस्त को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दोस्त बार बार मुझे धक्का दे देता था और अपना सर पहले से ज्यादा जोर से उस पेड़ पर मारता था। और एक वक्त ऐसा आया कि उसके सर से खून बहने लगा और उसका जो पूरा चेहरा था वो लाल खून से पूरा सन गया। और ये सब देखकर मेरी जो जान थी वो लगभग सूख गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से मेरा जो दोस्त था वो जमीन पर एकदम बेजान होकर गिरा, और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। लेकिन जब मैंने उसकी सांसें चलती हुई देखी तब मेरी जान में जान आई। और तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास चलकर आ रहा हो। मुझे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी कि कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा था, लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ें महसूस करने का वक्त नहीं था। मैंने अपने दोस्त को उठाया और तभी अचानक से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और तभी मुझे किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सामने खड़ा होकर तेज तेज सांसें ले रहा था, और मैं एकदम बुत बनकर, जैसे मेरा दोस्त बुत बना हुआ था वैसे ही मैं भी बुत बनकर खड़ा हो गया। और तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस कभी इस जंगल की तरफ मुड़कर भी मत देखना, समझे? और तभी अचानक से वहां पर सूरज उगने लगा और धीरे धीरे हर तरफ उजाला हो गया। जैसे ही दिन हुआ वैसे ही मेरी जान में जान आई, लेकिन जो कुछ भी मैंने रात में देखा था उसे देखने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने अपने दोस्त को जैसे तैसे उठाकर कार तक पहुंचाया और उसे कार में बैठाकर मैं उसे हॉस्पिटल में ले गया, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चला। वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ा बहुत सर पर चोट आई थी जो कि पट्टी की वजह से ठीक हो गई। अदिति और शौर्य दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उनका जो रिलेशनशिप था वो कई सालों पुराना था। उनका रिलेशन स्कूल में स्टार्ट हुआ था और कॉलेज लाइफ तक चला आ रहा था। उन्होंने स्कूल की मस्ती भी साथ में करी थी और कॉलेज लाइफ भी साथ में एंजॉय कर रहे थे। उनके कॉलेज में और भी दोस्त थे, जिसमें से सबसे खास थे स्नेहा और आदित्य। वो दोनों भी कपल्स थे। उन दोनों कपल्स की जो जोड़ी थी वो काफ़ी खूब जमती थी। एक रात की बात है, वो सभी पार्टी करके एक कार में बैठकर
वापस आ रहे थे और रास्ते में एक डरावना सा जंगल जो था वो पड़ा। उस जंगल को देखकर आदित्य ने कहा, हे शौर्य, देख रहा है कितना डरावना जंगल है, क्या बोलता है एक राउंड मार कर आए? और उसके बाद शौर्य ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया है? मैं तो नहीं जाने वाला, समझा? देख तो सही कितना ज़्यादा डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बस एक कदम इस जंगल के अंदर रख देगा तो कोई भूत तुझे उठा कर ले जाएगा। और तभी आदित्य जो था वो हंसने लगा और उसने कहा, ए शौर्य, तू कितना डरपोक है। मैंने तो सोचा भी नहीं था तू इतना ज़्यादा डरपोक निकलेगा। और उसके बाद शौर्य ने गुस्से में कहा, अरे भाई मैं नहीं हूँ डरपोक, बस मैं नहीं जाना चाहता, क्या पता कोई जंगली जानवर हो वो हमला कर दे। हाँ, भूत प्रेत तो होते नहीं है। और उसके बाद आदित्य ने कहा, तो एक काम करते, तू गाड़ी रोक, मज़ा आएगा। और तभी स्नेहा ने कहा, ओए आदित्य, पागल हो गए हो क्या? बीच जंगल में तुम ऐसे गाड़ी रुकवाओगे? कोई जंगली जानवर हमला कर देगा तो? अच्छा शौर्य, तुम गाड़ी चलाओ, इसकी बात मत सुनो, ये तो पागल है। और उसके बाद आदित्य ने कहा, अरे यार मज़ा आएगा, देखो तो सही जंगल कितना ज़्यादा डरावना है। वैसे भी हम सबको एडवेंचर करने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्यों ना एक एडवेंचर यहाँ पर भी हो जाए। क्या कहता है शौर्य? अगर तेरी फट ना रही हो तो कार को रोक दे। और उसके बाद शौर्य इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने कार को तुरंत रोक दिया और उसने कहा, हाँ भाई चल बाहर निकल, बाहर निकल। आदित्य भी बाहर निकला और शौर्य भी बाहर निकला। आदित्य और स्नेहा ने कहा, अरे यार क्या हो गया तुम्हें, तुम तो छोटी सी बात पे लड़ने बैठ गए। हाँ देखो कितना डरावना जंगल है, चुपचाप गाड़ी में बैठो, चलो यहाँ से। और उसके बाद आदित्य ने कहा, अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, अगर इसमें इतनी हिम्मत आ ही गई है तो थोड़ा एंजॉय करते हैं ना। सुन मेरी बात शौर्य, एक काम करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। एक छोटी सी चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी और जो नहीं कर पाएगा वो सबके सामने माफ़ी मांगेगा और साथ ही साथ 50,000 रुपये भी देगा। बोल मंजूर है? और उसके बाद आदित्य ने कहा, शौर्य तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ये सब फालतू की बकवास है। और आदित्य तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, इतने डरावने जंगल में तुम्हें ये सब करना है? अगर भगवान न करे किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम। और उसके बाद आदित्य ने कहा, ओ कम ऑन अदिति, तुम भी इसकी तरह डरपोक बन रही हो। हाँ कुछ भी नहीं होगा, अरे मजा आएगा, समझा करो। अदिति ने बहुत समझाने की कोशिश करी, तभी शौर्य ने कहा, अदिति बस शांत हो जाओ, इसके पर कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं, क्यों ना इसकी बोलती बंद कर दी जाए। मैं इस जंगल में जा रहा हूँ और मेरा जो स्मार्टफोन है मैं उसमें सारी वीडियोस जो हैं वो बना कर लेकर आऊँगा। उसके बाद ये सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगेगा और साथ ही साथ 50,000 रुपये भी देगा। और उसके बाद आदित्य ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जा भाई, देख रास्ता खुला हुआ है, सबसे पहले तू जा, उसके बाद मैं जाता हूँ। उसके बाद शौर्य ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अदिति ने कहा, पागल हो गए हो क्या? हाँ, एक स्टूपिड से चैलेंज के लिए तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? एक बार उस जंगल को तो देखो, कितना ज्यादा भयानक और डरावना है, और तुम उस जंगल में जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम चलो चलो कार में बैठो। और उसके बाद शौर्य ने कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम भी साथ में चलो और देख लेना कुछ नहीं होगा। उसके बाद अदिति ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक तो ये आदित्य, मन तो करा इसका मैं मुंह तोड़ दूं, पता नहीं कहां से इसके दिमाग में ये खुरापात आता है। हाँ? शौर्य तुम चलो गाड़ी में बैठो। और उसके बाद शौर्य ने कहा, सॉरी अदिति, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि अब चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है और मैं पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर शौर्य जंगल में जाने लगा। और उसके बाद अदिति ने रोकने की कोशिश करी तो शौर्य ने कहा, देखो अदिति, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं खड़ी रहो। और उसके बाद अदिति ने शौर्य के पीछे दौड़ लगा दी और उसने आदित्य से कहा, तुम्हें जाते हुए अदिति ने आदित्य से कहा, तुम्हें देख लूंगी, समझे? और ये कहकर अदिति शौर्य के पीछे पीछे चल दी। वो दोनों उस जंगल के अंदर घुस गए। और उसके बाद शौर्य ने कहा, एक काम करो अदिति, तुम अपना फ़ोन निकालो और मैं भी अपना फ़ोन निकालता हूँ, दोनों रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से चक्कर लगाते हुए वापस चलते हैं। और उसके बाद उसे वीडियोस दिखाएंगे एज अ प्रूफ। और उसके बाद तो 50,000 हमारे, और साथ ही साथ जब ये माफ़ी मांगेगा ना तब इसके जो सारे पर है ना वो कट जाएंगे। और उसके बाद अदिति ने कहा, देख लो शौर्य, तुम गलत कर रहे हो, देखो तुझसे कितना भयानक जंगल है, अगर कुछ हो गया तो। और उसके बाद शौर्य ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम अभी जा सकती हो। और उसके बाद अदिति ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली,
उसके बाद शौर्य ने कहा, तो चलो मेरे पीछे पीछे। वो दोनों वीडियोस बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो जंगल सच में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उल्लू की आवाजें आ रही थी और अजीब अजीब जानवरों की गुर्राने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनने के बाद अदिति और शौर्य थोड़ा सा घबरा गए थे। जैसे जैसे वो दोनों जंगल के अंदर घुसते जा रहे थे, वैसे वैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था और आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। और एक ऐसा रास्ता आया जिसके अंदर घुसा जा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां पर ढेर सारे पेड़ थे और वहां किसी भी इंसान के घुसने की जगह नहीं थी। अदिति ने कहा, ये यहाँ तो हम नहीं जा सकते आगे, लगता है हमें यहीं से मुड़ना पड़ेगा। और उसके बाद शौर्य ने कहा, यहाँ से कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, यहीं से मुड़ चलते हैं। और शौर्य भी ये कहकर मुड़ गया और अदिति भी मुड़ गई। तभी अचानक से पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई और जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत, उस औरत के शरीर पर आग लगी हुई थी और वो आग से जलते हुए, तड़पते हुए, भागती हुई उन दोनों की तरफ आई। और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ पैर जो थे वो सुन्न पड़ गए थे। और तभी वो जो औरत थी जलती हुई, वो उन दोनों से टकराई और अचानक से ही गायब हो गई। ये देखकर अदिति और शौर्य जोर से चिल्लाए और उनके चिल्लाने से पूरा जो जंगल था वो गूंज गया। बाहर खड़े स्नेहा और अदिति के पास भी ये आवाज गई और आवाज सुनकर वो भी घबरा गए। स्नेहा ने कहा, ये तुमने क्या किया आदित्य? हाँ, इतनी बकवास सी शर्त तुमने रखी क्यों? पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, लग रहा है किसी जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और उसके बाद आदित्य ने कहा, तुम बस चुप रहो, समझी? मेरे को भी डर लग रहा है, एक काम करते हैं, चलो अंदर चल के देखते हैं। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, चुप, मैं नहीं जाने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमें भी कुछ हो गया तो। और उसके बाद आदित्य ने कहा, तो हम क्या करें, यहाँ से ऐसे ही चल दें? और उसके बाद स्नेहा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो वो तुम्हारी वजह से इस जंगल के अंदर गए और अब उनके चिल्लाने की आवाज आई है तो तुम ऐसे ही चले जाओगे? और उसके बाद आदित्य ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्नेहा बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर आदित्य जो था वो कार में बैठ गया और स्नेहा भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो भी कार में बैठ गई। और वहीं दूसरी तरफ शौर्य और अदिति होश में आए। उन्होंने फिर से अपने शरीर पर काबू पाया और वो वहां से भागे। जैसे जैसे वो भाग रहे थे वैसे वैसे उनके कानों में एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी और वो जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत को तड़पाया जा रहा हो। शौर्य ने कहा, अदिति, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? और उसके बाद अदिति ने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है, जितना जल्दी हो सके निकलते हैं यहाँ से। वो दोनों भाग भाग कर थक गए थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस जंगल से बाहर निकल क्यों नहीं रहे। बिना रुके वो दोनों 5 किलोमीटर तक भागे, लेकिन फिर भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हें थोड़ी देर में ही समझ आ गया कि वो उस जंगल में भटक चुके हैं। अदिति इतनी ज्यादा डर गई थी और घबरा गई थी जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी हो गई थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। शौर्य ने तुरंत अदिति को अपनी गोद में उठाया और शौर्य ने कहा, अदिति, अदिति, तुम ठीक तो हो? अदिति, तुम तो ठीक तो हो? होश में आओ, होश में आओ, अदिति, अदिति। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी अदिति होश में नहीं आई। उसके बाद कोई रास्ता ना पाकर आखिर में शौर्य जो था वो अदिति को अपनी गोद में लेकर ही वहां से भागने लगा। तभी उसने एक भयानक और डरावना नजारा देखा। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो जो औरत थी जिसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, वो जलती हुई औरत अदिति और शौर्य का भागते हुए पीछा कर रही थी और उसकी रफ्तार जो थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। उस जलती हुई औरत को अपने पास आता हुआ देख शौर्य की हालत जो थी वो खराब हो गई और उसने अदिति को अपनी पीठ पे बैठाया और उसके बाद उसने पूरी ताकत के साथ वहां से दौड़ लगा दी। तभी भागते भागते शौर्य का जो पैर था वो एक टहनी में फंस गया और वो सीधा जमीन पर अदिति को लेकर धड़ाम से गिरा और उसके पांव में चोट लग गई। उसने उठने की कोशिश तो करी लेकिन वो उठ नहीं पाया
और उतने में ही वो जो जलती हुई औरत थी जो भागते हुए उन दोनों का पीछा कर रही थी, वो भागते हुए आई और उसने अदिति और शौर्य के ऊपर छलांग लगा दी और तभी अचानक से वो कहीं गायब हो गई। जैसे ही वो औरत गायब हुई वैसे ही शौर्य ने चैन की सांस ली और उसे ऐसा लगा कि वो औरत वहां से चली गई है। तभी अदिति पागलों की तरह हंसने लगी और शौर्य ने कहा, अदिति अदिति क्या तुम ठीक हो? अदिति क्या तुम ठीक हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो पागलों की तरह? और उसके बाद अदिति की जो आवाज थी वो एकदम मर्दों जैसी हो गई और वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी शौर्य ने कहा, अदिति तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? और तभी अचानक से अदिति ने शौर्य की गर्दन पर काट लिया और उसने इतनी बुरी तरह से काटा था कि शौर्य की गर्दन से खून बहने लगा। जैसे तैसे करके शौर्य ने अदिति को अपने से दूर किया और उसके बाद वो लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसकी गर्दन पर चोट आई थी और खून बह रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और जहां से खून बह रहा था वहां पर उसने अपनी टी शर्ट बांध दी और तभी अचानक से अदिति जो थी वो वहां से भागने लगी। अदिति का पीछा करते करते शौर्य चिल्ला रहा था, अदिति अदिति तुम कहाँ जा रही हो? रोको रोको खुद को, तुम खुद के कंट्रोल में नहीं हो अदिति, रोको खुद को। लेकिन अदिति ऐसे भाग रही थी जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक से शौर्य को आदित्य और स्नेहा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा तेज थी, जैसे किसी ने आदित्य और स्नेहा को काफी तड़पाया हो। अदिति इतनी तेज भाग रही थी और शौर्य लंगड़ाता हुआ उसका पीछा कर रहा था और देखते ही देखते अदिति कहीं गायब सी हो गई और शौर्य वहीं पर घुटनों के बल आ गया और रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अभी भी रात का समय है और वो उसी जंगल में पड़ा हुआ है। तुरंत वो लंगड़ाता हुआ फिर से खड़ा हुआ और अदिति की तलाश करने लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी अदिति की आवाज आई, शौर्य शौर्य कहाँ हो तुम? इधर आओ, देखो मैं यहाँ पर हूँ। और जैसे ही शौर्य ने अदिति की आवाज सुनी तो उसने कहा, अदिति क्या तुम ठीक हो? मैं आ रहा हूँ, रुको 2 मिनट। शौर्य लंगड़ाता हुआ भागता हुआ जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उसी डायरेक्शन में पहुंचा तो उसने देखा कि अदिति वहीं जमीन पर बैठी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और उसके हाथ में कुछ था। अदिति ने अपना मुंह भी छुपा रखा था। शौर्य ने कहा, अदिति तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अब तो तुम ठीक हो गई ना? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं। निकलते हैं यहाँ से, तुरंत निकलते हैं। और उसके बाद अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने कहा, अरे शौर्य यहाँ पर आकर बैठो तो सही, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और शौर्य जो था वो रोते हुए अदिति के पास गया और उसने अदिति को गले से लगा लिया और जैसे ही उसने अदिति को गले से लगाया तो उसे काफी गीला गीला महसूस हुआ। और जब उसने तभी उसने देखा कि अदिति के हाथ में एक खरगोश था और अदिति ने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया था और उसके जो हाथ थे वो खरगोश के खून से रंगे हुए थे और उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसे अदिति खा रही थी, इसलिए अदिति का जो मुंह था वो भी पूरा खून से लाल हो गया था। और जैसे ही शौर्य ने ये देखा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो पूरी ठंडी हो गई और अदिति शौर्य को देखकर पागलों की तरह हंसने लगी। इस भयानक नजारे को देखकर शौर्य जो था वो वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। बगल में अदिति भी बेहोश थी और अदिति को भी थोड़ी देर में होश आ गया। शौर्य को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अदिति से क्या कहे। उसे तो अदिति से डर लगने लगा था। अदिति को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर रात में क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद शौर्य ने डरते डरते सारी बातें बताई और अदिति भी एकदम घबरा सी गई। वो दोनों काफी मेहनत के बाद उस जंगल से बाहर निकले और उन्होंने जैसे ही मेन रोड पर देखा
तो मेन रोड का नज़ारा देखकर उनकी हालत जो थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने देखा कि आदित्य की लाश जो थी वो वहीं मेन रोड के बीचों बीच पड़ी हुई थी और उसका जो सर था वो बुरी तरह से कुचल दिया गया था और साथ ही साथ स्नेहा भी वहीं पर थी और वो आदित्य की लाश को खा रही थी। ये सब देखकर आदित्य और शौर्य और भी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने जोर से चिल्लाया और तभी स्नेहा ने अपने ही हाथों से अपनी ही आंखों को निकाल लिया और वो अपनी दोनों आंखें खाने लगी और हंसते हंसते स्नेहा की मौत हो गई।